डॉक्टर सुनील कौशिक, जाहिर है कि एक चीज तो होगी, आप डिप्टी सीएम के लिए आपके नाम का ऐलान किया गया, लेकिन प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके की कैंपेनिंग की वो हम सब ने देखा। एफआईआर से लेके बहुत सारे आरोप प्रवेश वर्मा पर लगते हुए नजर आए, और जब वोटिंग का दिन था तो जैसे पूरी फैमिली जा रही थी और तुरंत अमित शाह से मुलाकात करने के लिए नतीजों के बाद जब प्रवेश वर्मा पहुंचे तो ये था कि नहीं, पक्का प्रवेश वर्मा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी बनाने वाली है। लेकिन फिर क्यों नहीं की भी तो कोई वजह होंगी। देखो पूर्णिमा जी, क्यों प्रवेश वर्मा को बनाया जाए? क्या उनके पिताजी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं क्या? कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया उनको, और मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी वो नहीं संभाल पाए। पर वो तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। अगर पूर्णकालिक रहते भी, अगर पूर्णकालिक रहते तो कौशिक साहब आप कहते परिवारवाद कर दिया। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि साहब सिंह वर्मा क्राइटेरिया नहीं। मैंने पूछा कि क्यों नहीं, मतलब इसलिए नहीं, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा मुख्यमंत्री बन गए क्या? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा तो मंत्री भी नहीं बन पाए। ठीक है, अब मुख्यमंत्री तो छोड़िए आप, तो ये केवल कहना कि साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं पूछा मैंने। और दूसरी बातों में इसलिए पूछा क्योंकि दिल्ली में मैंने क्यों पूछा आपसे, मैं आपको क्लियर कर नहीं, सुन लीजिए। क्योंकि दिल्ली में यह सवाल बार बार पूछा गया कि भाई चेहरा कौन। आप भी जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली में चेहरे को लेकर हमेशा से जूझती रही है। एक बार जब सरकार बनाने का मौका मिला तो 3 मुख्यमंत्री इनके जो है बदल गए। 3 मुख्यमंत्रियों हमने वो चेहरे देखे। इसीलिए मैंने कहा कि ये सवाल पूछा जाता रहा कि चेहरा कौन। और ऐसे में जब पूरी कैंपेनिंग हुई, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने मेहनत की, और सब छोड़ दीजिए साहब, अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पर हरा दिया। अब बताइए इससे ज्यादा मेहनत क्या होगी? बिल्कुल ये बड़ी बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। आप देखिए 10 विधानसभा सीटें हैं जाट बाहुल्य। अपनी विधानसभा छोड़कर किसी विधानसभा में गए क्या हो, या किसी विधानसभा में उनको बुलाया गया क्या कि आप हमारी विधानसभा में आकर प्रचार करिए? पूरी दमखम आपने अपनी विधानसभा में लगाई और निश्चित तौर से केजरीवाल जी को हराया, ये बड़ी बात थी। लेकिन 10 जाट बाहुल्य सीटों पर एक भी सीट में आपने सभा नहीं की। एक भी सीट पर आपकी पकड़ नहीं थी जिससे आप कहें कि जाटों का वोट आप कन्वर्ट करा सकें। पर तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं मानता। क्या हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लिए मैसेजिंग नहीं हो सकती थी? नहीं, मैसेज देने की बात तो अब रेखा गुप्ता भी है। देखो रेखा गुप्ता हरियाणा से है, ठीक है, बनियों की भी तो वोट बैंक पैदाइश 2.5 साल की हुई तो दिल्ली आ गई। हाँ नहीं, फिर बनिया का वोट बैंक कम थोड़ी दिल्ली में भाई, बनियों का वोट भी बहुत है। लेकिन आप ये देखिए, दूसरा प्रवेश वर्मा की आप कार्यशैली को देखिए, हम तो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पार्टी अब कहने लगे हैं जे इस बार का विधानसभा का चुनाव उन्होंने बड़ा ठीक से लड़ा। कहीं ऐसे बयान नहीं आए, कहीं ऐसी बातें उन्होंने नहीं कही, और वो अपने आप को मान रहे होंगे कि मुख्यमंत्री के दौड़ में कि यदि मैंने हरा दिया केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री बन सकता हूं। लेकिन पिछला रिकॉर्ड उनका उठा के देखेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि उन्होंने पार्टी लाइन से, तो चलिए खैर भाव की बात है। अभी मैंने किसी का, नवीन दुबे, अभी मैंने किसी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता का एक पढ़ा, मैंने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम सब ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम सब मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो चलिए एक भाव है कि किसी को भी, और उम्मीद क्यों ना हो भाई, जब आप पार्टी के लिए काम करते हो और आप इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं तो हर किसी के मन में वो लड्डू फूटता ही है। कोई ये कह दे मेरे मन में लड्डू नहीं फूटा तो फिर वो बहुत झूठ बोलता है। लेकिन नवीन दुबे साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब जब सरकार आगे बढ़ेगी तो प्रैक्टिकली बात करते हैं। फिर उसके बाद एक बार मैं गौरव के पास जाऊंगी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन 100 दिन शुरुआत के बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आपने कहा था कि दिल्ली में गड्ढे हैं, आपने कहा यमुना की सफाई हमको करनी है, आपने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, यहाँ पर बहुत काम करने की जरूरत है, लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता वो। तो शुरू के 100 दिन में सरकार की प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्योंकि डिलीवरी काउंट्स, ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं। पूर्णिमा जी, 2-3 चीजें हैं। चूंकि प्रवेश वर्मा का जिक्र चल रहा था, मैं आपके सवाल पे ही आऊंगा। प्रवेश वर्मा जी कल जब रेखा जी के साथ वहां गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा जो थी वो बता रही थी कि एक पीड़ा है, एक कसक है, एक दर्द है, एक भाव अंदर से दिखाई दे रहा है कि हाँ मैं डिजर्व करता हूं लेकिन मुझे साइडलाइन किया गया। तब मुझे एक शेर याद आया कि अपने चेहरे से जो जाहिर है दिखाएं कैसे, उनकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और दूसरी चीज आती है कि कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आडवाणी जी हमारे राष्ट्रपति बनेंगे, और ये तय शाही माना जा रहा था भाजपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और जो मूल भाजपाई हैं। मूल भाजपाई शब्द इस्तेमाल करूंगा इसलिए क्योंकि 132 सांसद आज की तारीख में कांग्रेस से आए हुए हैं भाजपा में, तो वो मूल भाजपाई भी चाहते थे कि आडवाणी जी राष्ट्रपति बने। लेकिन क्या हुआ,
कि मैखाने में रात भर जमकर रोया रिंद और मैं अडवाणी के जाम को गटक गए कोविंद, वो वाली स्थिति बनी। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, ऐसा है, 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए। 100 दिन का एजेंडा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में मैं बिल्कुल 10 में से 10 नंबर दूंगा कि वो जो एजेंडा सेट करते हैं, बहुत कायदे का सेट करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तीसरी चीज भी आती है कि मैंने रेखा गुप्ता जी के छात्र जीवन को भी पढ़ा है, उनके बाद अभी का जो उनका दौर रहा है वो भी देखा है, इसके बीच में उनकी जो शब्द शैली रही है उसको भी स्टडी किया। तो मुझे ये लगता है कि शुरुआत के 4-5 हफ्ते तो बहुत स्मूथ जाएंगे। अच्छा, बस एक अपडेट दे दूं सर, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद रेखा गुप्ता ही पहुंचने वाली। बोलिएगा सर। तो अब क्या है स्थिति कि 5-7 हफ्ते तो बहुत अच्छे जाएंगे, स्मूथ जाएंगे, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। अब चूंकि मंत्रिमंडल में कपिल मिश्रा भी हैं, अपनी नहीं तो क्या नेचर, वार्तालाप और अपनी तो चलिए कभी शब्द नहीं, शैली नेचर के तो लिए बताइए, प्रख्यात हैं वो। कैसी नेचर का जिक्र करें और किसके कर रहे हैं? नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, तीनों आदमी जो मंत्रालय में आ रहे हैं। मैं मुख्य रेखा गुप्ता से शुरू करती हूँ। रेखा गुप्ता जी का देखिए ऐसा है, जिस तरीके के उन्होंने ट्वीट्स किए हैं 2016 में, जिस तरीके की शब्दकोश का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि अब चूंकि उनके पास एक संवैधानिक पद है, बड़ा पद है और आप ड्राइविंग सीट पर हैं दिल्ली स्टेट की, तो कहीं ना कहीं वो शब्द शैली को साइडलाइन उनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी भी झलक देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत। दिनेश जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, आप भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज तो जाहिर है कि हर कोई, पूरा देश और इस वक्त दिल्ली का इतना, दिल्ली में आप जिस तरीके का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, हर कोई उसको देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद जो केंद्र है उसका शपथ ग्रहण है, बहुत ह्यूज है, बहुत ही वास्ट है, जिसका आयोजन आज हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार कैसे शुरुआती 100 दिन में अपनी डिलीवरी को सामने, अपने किए गए वादों को पूरा करने के साथ आगे बढ़ेगी, इसका कोई खाका सरकार की तरफ से तैयार किया गया है वन बाय वन? देखिए, निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है और दिल्ली जो है देश की राजधानी है, और इस देश की राजधानी में ऐसी एक सरकार चाहिए थी जो जन आकांक्षाओं के रूप में काम करे। लोगों ने बहुत विश्वास करके पिछली सरकार को मौका दिया था, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ दिल्ली को ठगने का काम किया और इतिहास हो गए हैं। अब मैं आता हूं जरा दिनेश जी, विजेंद्र गुप्ता जी की प्रतिक्रिया एक बार सुनवा देती हूँ सर। दिनेश जी बात को पूरा करेंगे सर? जी, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता का भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं और उन जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बनने जा रही है वो काम करेगी। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करती है। दिनेश